कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में बहुत खाई बन गई है। ये बहुत मतलब ये खाई उत्तर बन दक्षिण वाले डायलॉग है। शांतनु जी एकदम हल्के से कैसे कह रहे हैं ये? शांतनु जी, ये आपने सुना? ये तो मतलब मेरे को ये सुखद परिवर्तन है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा हुआ है मुझसे कि नहीं शांतनु जी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बार समन्वय बैठक में मैं कहना चाह था, समन्वय बैठक भाजपा और संघ का एक नियमित एक कहते हैं एक प्रकल्प है। वो होती ही होती हैं, उनके उनके डेट तय हैं। आप अगले पूरे साल का कैलेंडर राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं, कब कब भाजपा और आरएसएस की मीटिंग होती है। वो इमरजेंसी पे नहीं होती कि अब होनी होनी है, वो अब कोई कोई इमरजेंसी पे हो सकती है, लेकिन समन्वय बैठक भाजपा और संघ के बीच में हो सकती है। हाँ, अरुण जी का खास विशेष जाना, जैसे मैंने कहा कि वहां पे 2 क्षेत्रीय प्रचारक भी हैं। संघ करीब 9 क्षेत्रीय प्रचारक हैं पूरे पूरे देश में, तो यहाँ पे शायद अनिल जी उधर से और इधर से महेंद्र जी हमारे पश्चिम से, वो लोग मिलते रहते हैं। तो और बल्कि और जो भी हैं, चाहे विद्या भारती, संस्कृत भारती, संस्कार भारती, विद्यार्थी परिषद, वो लोग भी सरकार के अपने अपने मंत्रियों से मिलते रहते हैं। तो संघ और भाजपा में समन्वय बैठक होना कोई नई प्रणाली नहीं है। हाँ, कि उसको हम ऐसे देखें कि कुछ बहुत कुछ खराब था, उसको मैनेज करने के लिए समन्वय, उसका नाम नॉर्मल नाम है। ऐसा नहीं कि समन्वय खराब हो गया था इसलिए समन्वय बैठक है, उसका नाम पुराना नाम है। आज से 30 साल 40 साल की रिपोर्टिंग के पहले मिल जाएगा कि संघ और भाजपा में समन्वय बैठक हुई। तो मैं कहूंगा उसमें नई चीज ना खोजने की कोशिश करें। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सभी लोग सही कह रहे हैं। हम लोग यहाँ आवाज़ या किसी भी न्यूज़ चैनल में एडिटोरियल मीटिंग होती रहती है टीआरपी को लेकर के। जब टीआरपी खराब हो जाती है तो हम लोग तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, अब भी करना है मीटिंग, क्या गड़बड़ चल रहा है भाई। और जब टीआरपी सही आती है तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते को, महीने भर ना हो तो बैठक की बुलाने का महत्व होता है, इसमें कोई शक नहीं। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बहुत दूसरा टॉपिक भी इसमें जोड़ना मुझे। रामकृपाल जी, सब ठीक ठाक हो गया, और ये तो अच्छा है क्योंकि जिस लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यूपी में, अब अभी वो जो उपचुनाव होने हैं उसमें तो प्रूव करना है, तो इसलिए अच्छा है जुड़ गए। अब समन्वय से जुड़े, जैसे भी जुड़े। नीरज जी, अभी शांतनु जी ने और विजय जी ने बहुत बहुत सारी बातें कही हैं, बिल्कुल सही है। एक दो बात मैं ये कह रहा हूं कि जब भी संघ और बीजेपी के नेता मिलते हैं तो मीडिया में ऐसे आता है जैसे कोई अनहोनी हो रही हो। मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का जन्म ही, ये जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी बनना ही सिर्फ इसी विवाद के लिए था, दोहरी सदस्यता। यानी कि जो बीजेपी में है वो आरएसएस का सदस्य है, और जो आरएसएस में है उसका बीजेपी भी एक तरह से, बीजेपी से उसका मेल है। ये दोहरी सदस्यता पर ही जब उस दौर में जनता पार्टी में विवाद चला था कि भाई दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, तो बीजेपी ने कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे लेकिन हम संघ से रिश्ता नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा यह कहना है कि जिस पार्टी का जन्म ही इसी आधार पर हुआ है कि चाहे हम कुछ भी हो जाए राजनीति में, हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन संघ से हमारा रिश्ता कभी अलग नहीं होगा। इसलिए संघ के साथ नेताओं की बैठक औपचारिक हो अनौपचारिक हो हमेशा होती रहती है, हमेशा बातचीत चलती रहती है। मैं कोई अंदर का संघ का नहीं हूं, न मुझे कभी संघ में रहा, न मैं संघ को जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है, एक पॉलिटिकल जब से मैंने देखना शुरू किया है तो संघ और बीजेपी में हमेशा होता है, ये चीज रहती है। और जब भी कुछ ऐसा लगता है, और बीजेपी भी मानती है, अभी देखिए जो कुछ भी हुआ पिछली बार, जो कुछ बीजेपी को धक्का लगा उसमें माना गया है कारण कि संघ के लोग उस तरह से एक्टिव नहीं हुए। अब सच्चाई कितनी है नहीं है वो मैं अलग बात कहता हूं। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में अगर कोई पॉलिटिकल, जो कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है और वो महत्वाकांक्षी नहीं है तो राजनीति के लिए अनफिट है। और किसी भी पार्टी में, चाहे जैसा बहुत सही शांतनु जी ने कहा और बाकी, आप बताइए कौन सी पार्टी है जिसमें महत्वाकांक्षी नहीं है? एक उप शब्द होता है, ये उप शब्द चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे चैनल में हो, चाहे राजनीति में हो, जिसके साथ भी लगा हुआ है उसको बहुत काटता है कि कितनी जल्दी खत्म हो जाए। और ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए योगी जी, ये हमेशा होता है। आप देखिए कर्नाटक में डीके शिव कुमार कितने दिनों के बाद ये फरियाया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि महत्वाकांक्षा खत्म हो गई? नहीं, एक ही बात है, महत्वाकांक्षा रेंगती भी है, उड़ान भी भरती है। महत्वाकांक्षा हमेशा रहती है, जब वो उड़ान भरने लगती है तो नजर आ जाती है मीडिया को।
और ह्यूमन स्वभाव है अपने अपने ढंग से। लेकिन इसका एक और स्ट्रेटजी भी समझ लीजिए। जो भी मौर्य जी जो भी स्पीच देते हैं, आप यूं भी समझ लें, जैसे आरक्षण का आया, उसके बाद उनका आया कि बहुत अच्छा है, स्वागत किया उन्होंने। ये अभी अभी जो भी पिछड़े वर्ग से थोड़ा सा, जो पिछड़े वर्ग का मोह भंग हुआ बीजेपी से भी, उसके लिए एक मैसेज भी है कि मैं बीजेपी में तुम्हारी आवाज उठाता रहूंगा। ये भी एक मैसेज होता है कि हमारी आवाज उठाने वाला बीजेपी में कोई है। अगर योगी के लॉ एंड ऑर्डर के नाते उनको जाना जाता है, तो मौर्य को इसलिए भी जाना जाएगा कि हमारी आवाज, जो पिछड़े वंचित हैं, उनकी आवाज मौर्य जी उठाएंगे। ये बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो ये फायदे की बात है। और कोई अगर मान लीजिए कि जैसे SC/ST का मामला हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने कहा, यानी केंद्र सरकार ने कहा कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं। सारे लोग, अब पता नहीं उसके बाद किसके खिलाफ ये कल भारत बंद हुआ है, जब सरकार पहले ही कह चुकी है हम नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि मैं सैद्धांतिक रूप से उसके पक्ष में हूं। बहुत बहुत क्रांतिकारी फैसला है वो अदालत का। और अगर क्रीमी लेयर हटेगी तो जो नीचे के, जो अभी तक जिनको लाभ नहीं मिला, उन्हीं को लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए राजनीति कैसे होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार अगर पार्टियों में इस तरह की चीजें दिखती हैं, तो ये मत समझिए कि वो पार्टी को कमजोर करने वाली है, वो पार्टी को मजबूत ही करेंगी। ये आरक्षण वाले मसला मेरा सेकंड टॉपिक, इसको तो मैं लाएंगे ही, क्योंकि इसमें मुझे भाजपा बहुत कंफ्यूज दिख रही है, RSS भी इस पर कंफ्यूज रहती है। लेकिन ये पहले ये वाला समझ लेते हैं। आपने जो बात की सर, मैं उससे सहमत हूँ कि महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए, लेकिन कहीं से आपको शक्ति मिलती तब आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, अदरवाइज आप थोड़े बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। और दूसरा, RSS और भाजपा के बीच में संबंध है, लेकिन ये लोग नकारते भी रहते हैं। इसलिए बार बार ये सवाल उठते मीडिया में कि भाई साहब, जब आपका इतना है, प्रेरक संस्था है, या जो भी संस्था आप मान के चलते हैं, तो फिर उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करिए। बहरहाल सतीश जी और प्रेम जी के पास फटाफट इस वाले मुद्दे पे। सतीश जी, अब तो मामला सुलझ गया है, लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अब कड़ाई से एकदम चलेगा। आप भी लगता है केशव मौर्य जी वाला भाषा यूज कर रहे हैं। कौन सा? कि नहीं, देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताने में केशव मौर्य जी को 7 साल लग गए, 7 साल लग गए। और पता नहीं कौन 400 वाला उन्होंने पिछले 5-10-15 दिन में सर्वे करा लिया, 400 वाला, ये बार बार मैं बोलता हूँ कि अचानक से उनको सब कुछ योगी जी में अच्छा दिखने लगा। और व्यंगकार हैं, साहित्यकार हैं, किस प्रकार की बात बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं मान सकता हूँ यहाँ पर जो चर्चा हुई कि एक टेम्पोररी युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन 2.5 योगी में अभी उपचुनाव के बाद देखिए कि नई पटकथा भी हो सकती है। अब क्या पता, अब देखिए योगी जी के साथ क्या है। योगी जी को कल्याण सिंह का नाम लिया उन्होंने, तो योगी जी को क्या बोलना चाह रहे हैं वो? भाई कल्याण सिंह के जगह तो कोई राम प्रकाश गुप्ता जी आ गए थे ना, तो भाई योगी जी तो वो व्यक्ति नहीं है जिनके उनको आप हटा के या कोई राम प्रकाश गुप्ता खोज लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मोटी बात यह है देखिए कि जी योगी जी को अगर सुनिए ना, योगी जी को अगर केशव प्रसाद मौर्य अपने आप तो हिला नहीं सकते, लेकिन अगर योगी को हिलाया गया तो कहां कहां से सूत्र बंधेंगे आप समझ सकते हैं। तो उसमें कहां कहां हिल जाएगा ये पता नहीं है। तो ये अभी आपने ही कहा कि नहीं, विजय जी ने कहा कि किसी ने कहा कि RSS उनके साथ खड़ी हो गई है। अरे पूरे बीजेपी RSS सबको खड़ा होना बताना पड़ेगा ना। या RSS कैसे खड़ी हो गई है भाई? सच्चाई है तो अगर RSS खड़ी हो गई, और अभी अपने टिप्पणी में आपने 2 बातें अंतिम में जो बोली वो बड़ा महत्वपूर्ण था, तो वो उस लिहाज से एक टेम्पोररी ट्रूस है। अब देखिए क्या होता है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हम लोग देख रहे हैं शांतनु जी को भी, राम कृपाल जी को भी, कि वो भाजपा के एंगल से सारी चीजों को देख रहे हैं। तो शांतनु जी बायोग्राफर योगी जी के, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट का भी काम कर रहे हैं बीजेपी का। अरे ये तो जबरदस्त है कि सब ठीक है, ऐसे व्यू आदमी रखेगा तो कोई तो रखेगा ना। मैं तो